स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने साइंस को कंटिन्यू किया हुआ है। साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री को एंड कर लिया है। लगभग 80 से ज़्यादा क्लासेज हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग क्लास है आपका। और एक बार साइंस अगर पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किताबें बाकी जगह कोचिंग वगैरह करने की ज़रूरत है। बस नोट्स तैयार करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपका काम हो जाएगा। बहुत ही डिटेल में जा करके बहुत ही ब्रॉड लेवल पर एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा जो फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं कोचिंग वाले 1 लाख 1.5 लाख रुपया फीस लेते हैं, उससे बेहतर आपको यहाँ पे मटेरियल्स कंटेंट दिया जा रहा है और कोशिश हो रही है कि उससे बेहतर आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराया जाए। जितने भी क्लास मैंने इससे पहले प्रोवाइड कराए हैं वो भी उसी क्वालिटी के क्लासेस थे। तो जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं वो बेहतर तरीके से समझते होंगे, जानते होंगे कि यहाँ पे क्लासेस किस प्रकार से चलती है। तो अभी हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री इंड कर चुके हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के सेक्शन में भी अभी हम लोग बॉटनी शुरू किए हैं। जब बॉटनी इंड हो जाएगा तब हम लोग बढ़ेंगे जूलॉजी की तरफ। तो बॉटनी में अभी तक हम लोगों ने शैवालों तक डिस्कशन कर लिया है। शैवाल हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में। ठंड बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से कुछ दिन क्लासेस ब्रेक थी। अब चूँकि ठंड धीरे धीरे कम हो रहा है तो हम लोगों की क्लासेस रेगुलर वे में जाएंगे। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे कवकों के बारे में पढ़ना। कवक जिसे बोलते हैं फंजाई इंग्लिश में। कवक को देखा जाए तो बरसात के दिनों में हमें खूब कवक नज़र आते हैं। कवक का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आप लोग खूब उसका प्रयोग करते होंगे मशरूम का। खाते होंगे मशरूम, जाड़े के दिनों में इस समय तो मशरूम बहुत ही फायदेमंद है। और मशरूम प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है, बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन का। और यही प्रश्न पीसीएस में सीधे सीधे पूछ दिया कि प्रोटीन में से प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो उसमें मशरूम एक ऑप्शन था। आपको तुरंत मशरूम पर टिक कर देना। इसके अलावा मशरूम की तरह ही होते हैं कुकरू। एक्चुअल में वो भी एक मशरूम ही होता है जो गांव में बरसात के दिनों में अक्सर अपने से उग जाता है, उससे कोई उगाता नहीं। इसे बोलते हैं हम लोग कुकुरमुत्ता, आप लोग देते होंगे। कुछ मशरूम जो कुकुरमुत्ते की तरह होते हैं, यानी मशरूम कुकुरमुत्ता लगभग एक ही तरीके का होता है, बस इसका नाम है कुकुर। ये ऐसा मशरूम होता है जो खुद ब खुद उग जाता है अपने से। कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनकी हम लोग खेती करते हैं, प्रॉपर वे में उनका जो है कि कल्टीवेटिंग किया जाता है, उनकी खेती की जाती है बिजनेस पर्पज से, बहुत सारे उद्देश्यों से खेती होती है। तो हम लोगों ने बिजनेस पर्पज वाला जो मशरूम आता है हम लोग खाते हैं, लेकिन कुकुरमुत्ता को खाया नहीं जाता। कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं जिन्हें खा करके आदमी मर जाता है। मैं आगे डिस्कशन करूंगा जब मशरूम के बारे में, तो मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार के कैसे कैसे मशरूम होते हैं। तो आज पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं कवकों के बारे में। हेडिंग डालिए कवक। इसको बोलते हैं फंजाई, फंजाई बोला जाता है। जब फंजाई शब्द की बात किया जाए तो कवक एक्चुअल में, कवक का मीनिंग ही होता है मशरूम। ध्यान रखिएगा, कवक शब्द जो निकला हुआ है फंजस शब्द से निकला है, लैटिन भाषा का शब्द। और फंजस का मतलब होता है छत्रक, हिंदी में जिसे बोलते हैं। इंग्लिश में इसी छत्रक को बोला जाता है मशरूम बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, मशरूम को जो आप देखेंगे तो उसकी जो बनावट होती है वो इस प्रकार से होती है, छाता के समान। ये जो बनावट है इसको बोलते हैं इसकी फ्रूटिंग बॉडी, फल काय बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है। तो ये छाता के समान होती है, तो इसी वजह से इसे छत्रक कह दिया जाता है। और फंजाई का मतलब ही होता है छत्रक होता है, जो फंजस शब्द से निकला हुआ है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से पूछा जाता है कि मशरूम फंजाई शब्द निकला कहाँ से है, इसके फादर कौन है, मॉडर्न फादर कौन है। भारत में भी फंजाई को लेकर के एक लोग बहुत खूब ज़्यादा मेहनत किए, जो इंडियन फादर ऑफ इंडियन जो है कि माइकोलॉजी बोला जाता है, तो उनके बारे में भी जानेंगे। फिर फंजाई के समान अच्छा कई सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेमिंग अगर आप कर लीजिए। तो अब चूँकि क्लासेस हम लोगों की अब ये इसके बाद 1-2 क्लासेस और पब्लिकली जाए, 1-2 लेक्चर और पब्लिक जाएगा। जैसे कवक के बारे में हम लोग पूरा पब्लिकली पढ़ लेंगे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर कम से कम जो यूनिट आपने शुरू किया है उस यूनिट को पूरा पब्लिक कर दीजिए। पूरा पब्लिक मतलब अभी तक हम लोगों ने 35-36 क्लासेस हम लोगों ने पब्लिक कर दिया है। 3-4 क्लासेस और जाएगा, 5 क्लासेस, कुल मिला के मान के चलिए कि 40 से 42 क्लासेस हम लोगों ने पूरा पब्लिक कर दिया। पेड ग्रुप की क्लासेस है ये, लेकिन इतना हमने पब्लिक इसलिए कर दिया कि आप लोग खूब अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आराम से क्लास में एडमिशन लीजिए। तो कि साइंस इंड करने के बाद फिर हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट पे बढ़ेंगे, फिर मैं एक अलग स्ट्रीम पे चलूँगा। अब चूँकि पढ़ाई हम लोगों को कंटिन्यू करना है, क्लासेस आप लोगों को देना है, उस लेवल की क्लासेस देना है कि फिर जहाँ से क्लास करने के बाद आपको बार बार क्लास करने की ज़रूरत ना हो। तो इसको हम लोग देखेंगे। पहले तो थोड़ा सा एक परिचय देखा जाएगा इसका, फंजाई का। इसके बाद इसका कुछ सामान्य जो लक्षण है वो देख लेंगे हम लोग, क्या क्या सामान्य लक्षण। ठीक, इसके बाद इसका पोषण हम लोग देख लेंगे।
न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण से भी खूब प्रश्न पूछा जाता है, समान लेक्चर से भी प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखें, पीसीएस आईएएस के अलावा और भी अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरी जो क्लासेज होती हैं थोड़ा डीप में होती हैं, कई एग्जाम में काम आता है आपका। सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं लेकिन आपका काम कई एग्जाम में आएगा। मैंने हिस्ट्री पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, इंडियन पॉलिटी पढ़ाया, वो सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है। आप दुनिया में जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जिस भी लेवल का, नेट जेआरएफ हो, इसके अलावा जो भी लेवल का आप दे रहे हैं वो काम हो जाएगा। ज्योग्राफी मैंने जो पढ़ाया टीजीटी पीईटी से लेकर नेट तक काम आता है। उतने डीप में तो नेट वाले भी नहीं पढ़ाते, जो टॉपिक मैंने उतना डीप जा करके मैंने पढ़ा दिया, तो वो काम आता है। एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप उस सब्जेक्ट को लेकर के फ्री हो जाएंगे। जो चीज़ मैंने पढ़ा दिया, जो सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को लेकर के आप टोटली फ्री हो जाएंगे। हालांकि साइंस में और भी डीप जा सकता हूँ, इतना डीप जा सकता हूँ, नेट तक जा सकता हूँ मैं साइंस को लेकर के। और बायोलॉजी तो मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के जानी, मेरी पकड़ बायोलॉजी में फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा रही। तो हम लोगों की कोशिश है कि यहाँ तक जाया जाए कि जहाँ पढ़ने में भी आपको मजा आए और बहुत ज़्यादा बोरिंग भी ना हो। ऐसा भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा डीप जाने कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है सिविल सर्विसेज आईएएस और बाकी के जो स्टेट पीसीएस हैं उनको लेकर के, ताकि एक बार पढ़ लीजिए तो फिर आपका बार बार कोचिंग्स की तरफ ध्यान न जाए कि हमें फिर से कोचिंग करना होगा, किताबें पढ़नी होगी। मत पढ़िए किताबें। अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं किताब पढ़ने के लिए मना कभी नहीं करता। मैं जानता हूँ कि किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं कई वजह से, टाइम नहीं है आपके पास, जॉब में है, या फिर बहुत सारी और चीज़ें पढ़नी होती हैं। किताब कितना पढ़ें, कुछ नोट्स तैयार करें, प्रीवियस के पेपर करें, प्रैक्टिस करें, इतने में ही समय निकल जा रहा है। तो नहीं पढ़ेंगे किताबें तो काम हो जाएगा। मैं इस तरीके की पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ेंगे किताब तो आपको कोई पछतावा नहीं होगा कि मैंने किताब नहीं पढ़ा, काम आपका हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितना भी मैंने पढ़ा है, कुछ सब्जेक्ट में तो मैं कहता हूँ जैसे इकोनॉमी में मत पढ़िए किताब, बिल्कुल भी मत पढ़िए। आप किताब पढ़ेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मैंने पढ़ा दिया उतना तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हिस्ट्री भी मैंने कहा कि मत पढ़िए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बस इतना करिए, इतना ही कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। पोषण हम लोग देख लेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। पोषण के बाद इनके रिप्रोडक्शन देख लेंगे, जनन देख लिया जाएगा, और जनन के बाद फिर हम लोग इनका देख लेंगे आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में भी दोनों चीज़ें रहती हैं, लाभ और हानि। तो इससे हानि भी बहुत होता है, क्योंकि कवक बहुत रोग कारक होते हैं, बहुत रोग फैलाते हैं, परजीवी होते हैं, रोग खूब फैलाते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो अपना भोजन नहीं बनाते, तो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, जहाँ दूसरे से जुड़ेंगे तो उनको रोग भी फैलाते हैं, लेकिन लाभ भी देते हैं कई जगह, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा एक परिचय देख लेते हैं कवक को लेकर के। परिचय इन द सेंस कहाँ से शब्द की उत्पत्ति आई, इनके फादर वगैरह कौन है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए परिचय, समझते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। मेरी क्लास अगर पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए। साइंस अगर देख रहे हैं आप, ये वीडियो आपके सामने अगर आ गई है किसी तरीके से, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, साइंस वाले लेक्चर में आप जाएंगे। एक ही में मैंने डाल दिया है, लगभग 8-10 क्लासेस फिजिक्स की मैंने पब्लिक किया है, और ये तो लगभग पूरी क्लासेस अभी तक आपको जो क्लासेस मिली सब पब्लिक है। उसमें आप खोज लीजिए, प्ले लिस्ट में नंबरिंग से खोज लीजिए 1 2 3 4, क्योंकि मैं नंबरिंग से ही अभी डाल दे रहा हूँ। अभी क्लास को लेकर के बहुत ज़्यादा नहीं, बस नंबर मेरा है मकसद कि आपको क्रम से चीज़ें मिल जाए। और एक नंबर से पढ़ना शुरू करिए, नोट्स बनाना शुरू करिए। 40-45 लेक्चर तक अगर नोट्स आप बना लेते हैं तो आपको क्वालिटी पता चल जाएगी। नोट्स देख करके आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें सही जा रही हैं, गलत जा रही हैं। तो जब हम लोग परिचय की बात करें तो लिखिए थोड़ा सा, फंगी शब्द की उत्पत्ति। फंगी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द किससे हुआ? फंगस से। फंगस से हुआ है, जिसका अर्थ हिंदी में बोलते हैं छत्रक, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में बोला जाता है मशरूम, इसी को छत्रक होता है, छत्रक होता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लीनियस ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा गया है ये, लीनियस ने किया था। फंगस शब्द या फंगी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लीनियस ने किया था। पहले शुरू में जो फंगस था, कवक था, उसे शैवाल और जीवाणुओं के कैटेगरी में रखने की कोशिश थी कि ये एक प्रकार का शैवाल है या जीवाणु है माना जाता है। लेकिन बाद में पता चला नहीं, ये तो अलग चीज़ है, बल्कि ये अलग वर्ग है, इनसे कुछ अलग विविधता भी रखता है। इसी वजह से इसको एक अलग वर्ग बना दिया गया। फंगी का, कवकों का एक वर्ग ही हो गया, तो इसे एक अलग वर्ग की मान्यता इकलर ने दिया था। इसे लिख लीजिए, इसे एक अलग वर्ग की मान्यता, अलग वर्ग की मान्यता इकलर ने दिया था। इकलर ने दी थी कि
क्लियर, एक चीज़ तो ये हो गया। यहाँ से दो तीन चीज़ें ध्यान रखना है। फंगस से निकला हुआ है, फंगी शब्द, ये किसने दिया था नाम? लिनियस ने दिया था, और अलग वर्ग की मान्यता इकलर ने दिया था। तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। इसका अध्ययन बॉटनी के किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी या फिर माइसिटोलॉजी। आधुनिक जो आया है उससे माइसिटोलॉजी, मॉडर्न जो है कि रूप में इसे माइसिटोलॉजी बोलते हैं। तो आपको विकल्प में देखना है माइकोलॉजी है या माइसिटोलॉजी। कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? माइसिटोलॉजी या माइकोलॉजी। दोनों में से एक विकल्प, आप एक ऑप्शन होगा, आप पकड़ लेंगे। अगर दोनों ऑप्शन होता है माइकोलॉजी माइसिटोलॉजी, तो आपका आंसर दोनों सही होगा। ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाइए कि ये भी पढ़ें ये भी पढ़ें, दोनों सही होगा। अगर विकल्प में दोनों सही नहीं दिया है तो वो क्वेश्चन ही गलत है। तो यहाँ लिख लीजिए, कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन बॉटनी की शाखा माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी। ये जरूर याद रखिएगा माइसिटोलॉजी, क्योंकि आजकल यही पूछा जा रहा है। माइसिटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, माइकोलॉजी तो खूब चर्चा में रहता है, कई सारी किताबों में मिलता है। माइसिटोलॉजी बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलता है। तो बॉटनी का अध्ययन किया जाता है माइसिटोलॉजी के अंतर्गत या माइकोलॉजी के अंतर्गत। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी, बॉटनी के पिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मिचेली, पी मिचेली लिखिए। फादर ऑफ माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी, इनको बोलते हैं पी, पूरा नाम लिख दूं, हालांकि शॉर्ट में याद रखें, पी एंटीनियो, पूरा नाम लिख लीजिए आप, एंटीनियो मिचेली। अच्छा ध्यान रखिए, जब हम मिचेली जब लिखते हैं इंग्लिश में, तो CH से आपको पता है ना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में देखिए क्या होता है, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो उसका जो प्रोनाउंस करने वाला जो शब्द होता है हिंदी में ना, वो कई बार थोड़ा सा अलग भी होते हैं। जैसे मिचेली को CH से क भी होता है, मिचेली भी पढ़ सकते हैं, और CH से च भी होता है, दोनों होता है। तो मिचेली या माइकेली दोनों पढ़ सकते हैं। MI से मी भी पढ़ सकते हैं, MI से माई भी पढ़ सकते हैं। तो कई जगह लिखा होता है पी एंटीनियो मिचेली, हालांकि पी एंटीनियो नहीं लिखा, पी मिचेली लिखा होता है। कई जगह लिखा होता है पी माइकेली, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मिचेली या माइकेली आप समझ जाइए कि तुरंत वही है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे मिचेली, या मैं स्लैश लिख दे रहा हूँ माइकेली, थोड़ा सा आपके समझने के दृष्टिकोण से आप इतना तो समझ जाएंगे। फादर ऑफ माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी, नाम याद रखिए, खूब प्रश्न पूछा जाता है ये। पी एंटीनियो मिचेली नहीं, पी एंटीनियो याद रखिए, मिचेली याद रखिए या माइकेली याद रखिए, ठीक। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, ये भी खूब पूछता है। फादर ऑफ इंडिया, भारतीय जो है कि कवक विज्ञान में, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी या फिर माइसिटोलॉजी, दोनों माइसिटोलॉजी कौन है? E.J. बटलर। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, डी बेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चार चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक और ध्यान रखिए, कवकों से एक रोग होता है रस्ट रोग, बहुत होता है, खूब एग्जाम में पूछा जाता है। एग्रीकल्चर वाले एग्जाम में, मतलब PCS देंगे तो एग्रीकल्चर सेक्शन में पूछ देगा, गेहूं का ब्लैक रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो रस्ट रोगों पे अध्ययन किए थे हमारे भारत के एक वैज्ञानिक, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जिनका नाम है KC महतो। तो एक पॉइंट बना करके लिख लीजिए, इनको बोलते हैं रस्ट ऑन वीट, सॉरी ऐसे बोलते हैं, रस्ट ऑन वीट इन इंडिया, इसको बोला जाता है रस्ट ऑन वीट इन इंडिया। ये होते हैं KC महतो। ये जो वीट, जो रस्ट रोग होता है ना,
ये गेहूं पे होता है, गेहूं के रस्ट रोग, हालांकि सरसों पे भी पाया जाता है ये। तो गेहूं के रस्ट रोगों पर जो कवकों से होने वाला रोग है उस पर खूब व्यापक अध्ययन इन्होंने किया था केसी महतो ने, इसीलिए उनकी उपाधि दे देगी रस्ट एंड वीट इन इंडिया। किसको बोलते हैं? केसी महतो को बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिए इनके बारे में कि कवक से होने वाले गेहूं के, कवक से होने वाले गेहूं के रस्ट RUST रस्ट रोग पर व्यापक अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक केसी महतो थे, इसीलिए इन्हें रस्ट ऑन व्हीट इन इंडिया कहा जाता है। इंडिया कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे? अभी एक इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोग कवकों को समझ रहे हैं। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवकों को लेकर के हैं। तो ये तो आपको इतना याद ही होना चाहिए, 4-5 पॉइंट जो मैंने लिखवाया है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए नॉर्मल इस सब पॉइंट से। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें आप जान करके बड़ा महान काम कर रहे हैं। ये आपको कवक अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आनी चाहिए। जैसे पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो आपको फंडामेंटल राइट के जितने आर्टिकल हैं वो ये होना चाहिए। नॉर्मल आपसे एक्सपेक्ट है कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करें तो आपको याद होना चाहिए। हाँ, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आर्टिकल 394 में क्या है, आर्टिकल 298 में क्या है। अगर ये भी चीज़ें आपके दिमाग में है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि हाँ आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ें जान। लेकिन कुछ चीज़ें होता है एक्सपेक्टेड, हाँ ये चीज़ जाननी चाहिए। ये सब सारे पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है जानना। तो कि यहाँ से घुमा करके खूब प्रश्न पूछे जाते रहे, अगर यहाँ से प्रश्न गलत हो गया तो इसका मतलब एग्जाम से बाहर होंगे। इसके अलावा कवकों में हेट्रोथैलिज्म का विचार, पॉइंट दे के लिखिएगा, कवकों में हेट्रोथैलिज्म का विचार, हेट्रोथैलिज्म का विचार ब्लैक्सली ने दिया था। किसने दिया था? ब्लैक्सली ने दिया था। ब्लैक्सली ने दिया था। हेट्रोथैलिज्म क्या है यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में। हेट्रोथैलिज्म लैंगिक जनन की एक स्थिति होती है। पहली बार उस विचार को दिया, खोजा किसने? ब्लैक्सली ने दिया था। अच्छा यहाँ लिख लीजिए किस कवक में दिया था ब्लैक्सली ने? म्यूकर म्यूसिडो में। इसे म्यूकर म्यूसिडो नामक कवक में इन्होंने खोजा था। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए हेट्रोथैलिज्म लैंगिक जनन की एक स्थिति। लिखिए हेट्रोथैलिज्म लैंगिक जनन की एक स्थिति है। यानी यहाँ पे लैंगिक जनन पाया जाता है कवकों में। और लैंगिक जनन के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि गैमेट्स होने चाहिए, और ये गैमेट्स एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस, एक नर होना चाहिए, एक मादा होना चाहिए। तो कवकों में भी वो गैमेट्स पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों का संलयन होता है। संलयन होने के बाद बिल्कुल जाइगोट बनता है, जैसे कि आम जंतुओं में जैसे होता है वैसे। तो एक तो हो गया हेट्रोथैलिज्म का विचार, किसने दिया था? ब्लैक्सली ने। वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये याद रखना है किस जो है कि कवक में, म्यूकर म्यूसिडो नामक कवक में। हेट्रोथैलिज्म क्या है? लैंगिक जनन की एक स्थिति है हेट्रोथैलिज्म। इसके अलावा लैंगिक जनन की एक स्थिति और जिसे बोलते हैं पैरासेक्सुअलिटी का विचार कवकों में पेंटोकारो और रोपर्स ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट। पैरासेक्सुअलिटी की विचार, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कवकों में पैरासेक्सुअलिटी पाया जाता है। तो पैरासेक्सुअलिटी का विचार कवकों में किसने दिया था? पेंटोकारो एक वैज्ञानिक है और रोपर्स ने दिया था। किस कवक में? इन्होंने लिखिए, इन्होंने एस्परजिलस निडुलस नामक
एस्परजिलस निडुलस नामक कवक में इसे खोजा था। एस्परजिलस निडुलस नामक कवक में इन्होंने खोजा था। पैरासेक्सुअलिटी का विचार क्लियर है। आगे आइए। अच्छा, पैरासेक्सुअलिटी क्या होता है? पैरासेक्सुअलिटी भी जनन की एक क्रिया है जिसमें 3 स्टेज पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखिए, पैरासेक्सुअलिटी जनन की एक क्रिया है। जनन की एक क्रिया है या एक अवस्था है, एक क्रिया है जिसमें 3 अवस्था पाई जाती है। सॉरी, जनन की एक क्रिया है जिसमें 3 अवस्था पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पाई जाती है। जब पैरासेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें जनन की 3 स्टेज पाए जाते हैं और ये हम लोगों को पढ़ना है। तीनों स्टेज आगे हम लोग कवक के बारे में पढ़ेंगे तो इस स्टेज को हम लोग समझ लेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है ये। तो पहला स्टेज क्या होता है इसमें? पहला स्टेज होता है प्लाज्मोगेमी का। स्टेज 1 प्लाज्मोगेमी का होता है। दूसरा स्टेज होता है कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, आप लोग चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी। तीसरा स्टेज होता है मियोसिस का। स्टेज 3 मियोसिस का। मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। हम लोग समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन पे खूब डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग जूलॉजी पढ़ेंगे। तो बस इतना समझ लीजिए कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जो ये बेसिकली वहाँ पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन जो जनन अंग है, जैसे स्पर्म हो गया, अंडा हो गया, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें शुक्राणुओं की संख्या हाफ रहती है, आधा n रहता है। लेकिन जब समसूत्री विभाजन हो जाता है उसमें जुड़ता है n+n, तो 2n हो जाता है शुक्राणुओं की संख्या। तो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे n और 2n क्या होता है। बस यहाँ ध्यान रखिए, ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। मैं आगे वहाँ डिस्कशन करूँगा जब थोड़ा लिखाऊंगा इसे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, इसी टॉपिक में, यानी कवक वाले टॉपिक में ही। जब ये मैं तीनों स्टेज बताऊंगा तो वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में भी थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूँगा कि आपको एक समझ हो जाए, ओवरव्यू। बाकी जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव क्रिया विज्ञान जब पढ़ा जाएगा तो वहाँ पे खूब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया पैरासेक्सुअलिटी। ध्यान यही रखना आपको कि पैरासेक्सुअलिटी पेंटाकारो और रोपर्स ने एस्परजिलस निडुलस में खोजा था। क्लियर हो गया यहाँ पे पैरासेक्सुअलिटी। अब आगे आइए, 1 जीन 1 एंजाइम की अवधारणा भी कवक से जुड़ी हुई है। आप लोग जानते होंगे 1 जीन 1 एंजाइम की, एक जो जीन होता है एक ही एंजाइम को निर्देशित करता है। 1 जीन 1 एंजाइम, ये ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए 1 जीन 1 एंजाइम, 1 जीन 1 एंजाइम, एंजाइम की परिकल्पना या अवधारणा, परिकल्पना भी कवकों से जुड़ा हुआ। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा गया है, कवकों से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1 जीन 1 एंजाइम की अवधारणा कवक में खोजा गया था। कौन सा कवक था? इसके लिए यह एक कवक था न्यूरोस्पोरा क्रेसा नामक कवक में खोजा गया था या प्रयोग किया गया था। कवक में प्रयोग किया गया था, यह जो कवक है न्यूरोस्पोरा क्रेसा, इसे पिंक मोल्ड, रेड मोल्ड आदि नाम दिया जाता है। तो इस कवक को यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी पूछता है। इस कवक को पिंक मोल्ड, रेड मोल्ड आदि नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। अच्छा, अब क्या है 1 जीन 1 जो है कि एंजाइम क्या है, ये थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि 1 जीन 1 एंजाइम की परिकल्पना, 1 जीन 1 एंजाइम
की परिकल्पना या अवधारणा 1941 में अमेरिकी आनुवांशिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आनुवांशिकविद जॉर्ज वेल्स वीडल। तो आपको यही नाम याद रखना है बेसिकली, वीडल। पूरा नाम अगर नहीं याद है तो आप एक नाम याद रखिए, वीडल, ताकि यही अक्सर पूछता है, वीडल। तो जॉर्ज वेल्स वीडल एक है, 2 लोग थे, 3 लोग थे बेसिकली, लेकिन यहाँ 2 प्रमुख रूप से। 1941 में अमेरिकी आनुवांशिकविद जॉर्ज वेल्स वीडल सर रहेगा वीडल तथा अमेरिकी जैव रसायन वैज्ञानिक एडवर्ड एल टैटम द्वारा दिया गया था। तो वन एंजाइम की अवधारणा बेसिकली 2 लोगों से, वीडल और टैटम। 60 में नाम याद रखना, तो ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। कब दिया था? 1941 में दिया था। किस में खोजा था? कवक में खोजा था, न्यूरोस्पोरा क्रेसा। कवक का नाम क्या था? न्यूरोस्पोरा क्रेसा था। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं खूब। वन एंजाइम की अवधारणा किस कवक में खोजा गया? न्यूरोस्पोरा क्रेसा में। किस में दिया गया? कवक में दिया गया। देने वाले वैज्ञानिक वीडल और टैटल 1941 में। बाद में चल करके एक और थे लैंडरबर्ग, इनका सहायता किए थे। 1958 में चल करके इन लोगों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो ये पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए, इसमें लिखिए कि लिखिए इस अवधारणा में इनका साथ लैडरबर्ग ने भी दिया था। कई जगह लैंडरबर्ग भी आता है, लैडरबर्ग भी आता था। आप दोनों चाहे तो कर सकते हैं, लैडरबर्ग या लैंडरबर्ग, उन्होंने भी दिया था। इसीलिए 1958 में वीडल, टैटम और लैडरबर्ग को नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है? यह भी प्रश्न पूछा गया है। चिकित्सा का 1958 में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक्चुअल में देखिए, ऐसे कोई सन उठा करके नहीं पूछ देता कि आपसे पूछ लेगा 1958 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो आप पूरा फिर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार रटिए 1958 में, 1900 है ना, आगे चल करके 59, 60, 61, 62 में कौन कौन दिया, तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, इतना आप रट भी नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कुछ चीज़ है, उस वजह से वहाँ पूछ लेता है, तो इसलिए इनको दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। वन जो है कि एंजाइम क्या है बेसिकली, उसे 2 लाइन में लिख लीजिए। यह अवधारणा क्या है, देखें, लिखिए। इस अवधारणा के अनुसार, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक जीन, जितने भी जीन हैं, प्रत्येक जीन केवल एक एंजाइम के निर्माण को निर्देशित करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग ब्रैकेट में लीजिएगा। वन जीन वन अवधारणा। जितने भी एंजाइम हैं, एक जीन से ही एक एंजाइम बनता है, उसी को डायरेक्शन देता है जो जीन है। कई बार इस अवधारणा, चूंकि एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन है, तो कई बार लोग बोलते हैं क्या वन जीन वन प्रोटीन की अवधारणा भी हो सकती है? तो नहीं, एंजाइम बेसिकली एक प्रोटीन है एक प्रकार का, लेकिन ये एक्चुअल में प्रोटीन नहीं कि हम बोल दें कि वो ऐसा ही जैसे बाकी प्रोटीन का सेंसर हुआ वैसे। ये एंजाइम प्रोटीन ही है, लेकिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है एंजाइम। अगर प्रोटीन ही होता तो हम इसे एंजाइम क्यों कहते? हाँ, इसमें प्रोटीन से बना होता है, अलग चीज़ है। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं, तो आटे से हम रोटी भी बनाते हैं, हम आटे से पूड़ी भी बनाते हैं, आटे से पराठे भी बनाते हैं, और आटे से ही गुलगुला बनता है, आटे से बहुत सारी चीज़ें बनता है। तो लेकिन हम आटे से ही बना हुआ, तो हम पूड़ी गुलगुला उसको हम रोटी नहीं बोल सकते कि ये रोटी है, क्योंकि आटे से नॉर्मली रोटी ही बनता है, या हम उसे आटा भी नहीं बोल सकते। ठीक वैसे ही एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है, लेकिन इसे प्रोटीन नहीं बोल सकते, ये विशेष प्रकार का प्रोटीन है। इसलिए जो जीन है वो प्रोटीन को एंजाइम को निर्देशित करता है, एक जीन प्रोटीन को निर्देशित नहीं करता। इसलिए यह अवधारणा कि वन जीन वन एंजाइम
1 जीन 1 प्रोटीन, ये गलत है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हम ये बोल दें कि 1 जीन 1 प्रोटीन, ये कॉन्सेप्ट गलत है। हाँ, 1 जीन 1 एंजाइम, ये कॉन्सेप्ट सही है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एंजाइम के बारे में लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, आपको समझ में आए। लिखिए, इसको भी ब्रैकेट में ही लिखना आप लोगों को। एंजाइम एक प्रोटीन है जो जैविक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक मतलब होता है जो किसी भी क्रिया की दर को बढ़ा दे या तो घटा दे। हम लोग आगे पढ़ेंगे, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री में हमने कैटलिस्ट के बारे में हमने पढ़ाया भी था कि उत्प्रेरक एक्चुअल में क्या होता है। कोई भी क्रिया चल रही है, उसमें अगर उत्प्रेरक को मिला देते हैं तो वो दर बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं उत्प्रेरक। हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा भी है ऐसे। तो ये क्या होता है, जैविक क्रिया को बढ़ा देता है। हमारे शरीर में कोई भी क्रिया चल रही है, एंजाइम अगर आता है तो उस क्रिया को बढ़ा देती है, बस वही काम करते हैं। लेकिन बना किसका होता है एंजाइम? प्रोटीन का। ये भी प्रश्न पूछा गया है, एंजाइम किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, ये ध्यान रखिए। लेकिन एक्चुअल में प्रोटीन है, लेकिन विशेष प्रकार का प्रोटीन है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है एंजाइम। अदरवाइज हम इसे एंजाइम क्यों कहते हैं? ठीक, तो इसीलिए 1 जीन 1 एंजाइम होता है, 1 जीन 1 प्रोटीन नहीं होता। ये कहना कि एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है तो हम बोल सकते हैं 1 जीन 1 प्रोटीन, नहीं, 1 जीन 1 एंजाइम। तो हमने क्या बताया, जैविक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। यह कोशिका में विशिष्ट रासायनिक क्रिया के दर को तेज कर देता है या बढ़ा देता है। क्लियर? ये तो हो गया एंजाइम। एक्सक्यूज मी, ये हो गया हम लोगों का एंजाइम, जो कोशिका में क्या होता है, विशिष्ट क्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो थोड़ा सा अच्छा, ये एंजाइम हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं कोशिका 1 जीन। अच्छा, जीन यहाँ शब्द एक आ रहा है, तो जीन थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, यही मैं समझाना चाह रहा था कि दोनों जो वर्ड आया है, जीन क्या होता है वो भी समझ जाइए आप लोग। आगे हालांकि हम लोग जब ह्यूमन फिजियोलॉजी में जाएंगे, यानी जब हम लोग जूलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे यही सब वर्ड आपको आने वाला है, ताकि मानव से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बॉटनी में भी ये सब वर्ड आ रहा है, तो उस वहाँ चल करके हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे, तो चीज़ें समझ में। जीन क्या होता है? जीन बेसिकली किससे बना होता है? जीन डीएनए से बना होता है। लिखिए, जीन डीएनए से बना होता है। डीएनए का बना होता है, देख लीजिए, डीएनए से बना होता है, ठीक है, बना होता है, जो कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों पर स्थित होता है। जीन क्या होता है? जो गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे कोशिका के केंद्रक में, उसी पर जीन स्थित होता है। तो जीन का ट्रांसफर होता है, हम लोग देखते हैं ना, माता पिता से बच्चों में। तो ये कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्रों पर स्थित होता है जीन। बेसिकली किससे बना होता है जीन? डीएनए से बना होता है। तो डीएनए, जीन, गुणसूत्र, ये सारी चीज़ें हम लोग जब जूलॉजी पढ़ेंगे तो खूब डिटेल में अध्ययन करेंगे। जीन को बोला जाता है आनुवंशिकी की कार्यात्मक इकाई, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए। जीन को ही आनुवंशिकता का कार्यात्मक, ये भी प्रश्न पूछा गया है, कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। प्रश्न पूछता है कि आनुवंशिकता का कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन में देगा आपको गुणसूत्र देगा, डीएनए देगा, जीन देगा। ऐसा ऑप्शन देगा कि कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा है। जीन कहाँ है? डीएनए से बन रहा है। डीएनए कहाँ पाया जा रहा है? गुणसूत्र में। गुणसूत्र के ऊपर जीन स्थित होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ऐसी जगह आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में किसे बोले आनुवंशिकता का कार्यात्मक इकाई, तो होता है जीन, होता है आनुवंशिकता का कार्यात्मक इकाई। प्रश्न यही देता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे जीन क्लियर हो गया, एंजाइम क्लियर हो गया आप लोगों का। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई क्लियर। अब देख ले, अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिए, जो कवक होता है वो लगभग हर जगह पाए जाते हैं, हर स्थान पर पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, इनका आवास हर जगह है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना होता है, लिख लीजिए, कवक उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, कवक उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये,
कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ये उसी जगह पाए, जहाँ कि सड़ा गला कुछ भी चीज़ रहेगा वहाँ पाया जाएगा। रोटी पे जब हम लोग रोटी बासी हो जाती है तो आप देखते हैं कि छोड़ दीजिए रोटी को, जो रोटी वाला बॉक्स होता है वहाँ छोड़ देंगे, अब 2 दिन 4 दिन के बाद देखेंगे रोटी के ऊपर काले 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 चीज़ें बन जाते हैं, वो फफूद जिसे बोलते हैं, फफूद बन जाता है। एक्चुअली में फफूद क्या है, एक प्रकार का कवक ही होता है। तो कई जगह देखते हैं, जीवित जगह भी पाया जाता है कवक, मरे हुए जगह पाया जाता है, जो सड़ गल गया वहाँ जहाँ भी कार्बनिक पदार्थ मिलेगा वहाँ पे कवक उपस्थित रहता है, वहाँ मिल जाता है। कवक ज़्यादातर लाभदायक हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। बेसिकली कई प्रकार के रोग भी कवक फैलाते हैं, तो मैक्सिमम कवक हानिकारक ही होते हैं, लेकिन कुछ कवक लाभदायक भी होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें उनसे प्राप्त भी होती है। कुछ कवकों को खाया भी जाता है, भोजन के रूप में भी इस्तेमाल होता है कुछ कवक, और भी कुछ दवाई वगैरह के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने बताया था कि पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया था कवक से ही बनाया गया था, तो कई जगह इस्तेमाल होता है, उसके हम लोग आगे देखें। अब हम लोग अगले हेडिंग पे जाते हैं, कवकों का सामान्य लक्षण। हेडिंग डाल लीजिए, कवकों का सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, तो पहला लक्षण तो ये हो जाए कि इनका जो शरीर होता है थैलाइड होता है, थैलस प्रकार का होता है। थैलस क्या होता है, ऐसी बॉडी जिसमें जड़ तनी पत्ता को हम उसको डिवाइड नहीं कर सकेंगे, जड़ है तना है पत्ता है। तो यहाँ लिख लीजिए, इनका शरीर, इनकी शारीरिक संरचना, ऐसे कर लीजिएगा, इनकी शारीरिक संरचना थैलाइड होता है, थैलाइड होता है, थैलाइड होता है, अर्थात इसमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, इसीलिए इन्हें थैलस कहा जाता है, थैलस कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, थैलस। इनकी जो थैलस की संरचना होती है वो एक कोष की होती है, इष्ट में सामान्यतः एक कोष की होती है, और तंतुमय होती है। तंतुमय का मतलब आप देखेंगे, जैसे कि अगर हम लोग कुकुरमुत्ते की बात करें तो मान लीजिए कुकुरमुत्ता का शेप है ये, थोड़ा सा अच्छा बनाए, कुकुरमुत्ता बना रहे हैं तो थोड़ा छोटा बनाते। तंतुमय का मतलब होता है ना, जो छोटे 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 धागे के समान संरचना हो, धागे के समान, ध्यान रखिए, इस धागे को बोला जाता है हाइपी बोला जाता है। आप ऐसे करेंगे तो धागे निकलता चला जाएगा, उसको बोलते हैं हाइपी, और धागे का पूरा जो समूह होता है उसे बोलते हैं माइसीलियम। ठीक, तो आगे मैं भी चर्चा करूंगा। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इनकी थैलस संरचना, इनकी थैलस संरचना, पॉइंट में लिखे जाएगा, इनकी थैलस संरचना एक कोश की ब्रैकेट में लिखिए, एक कोश की होता है ईस्ट में, बाकी जितने होते हैं सब तंतुमय होते हैं, और तंतुमय होती है, तंतुमय, बाकियों में तंतुमय होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इनकी थैलस संरचना क्या होती है, तंतुवत होती है, तंतुमय थैलस होता है। ईस्ट को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, ईस्ट को छोड़ करके, ईस्ट का एक नाम और है, सामान्यतः हम लोग जो ईस्ट बोलते हैं इसको और भी बोला जाता है सैक्रोमाइसीज, ईस्ट को बोलते हैं सैक्रोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ईस्ट या सैक्रोमाइसीज, ईस्ट का ही नाम है सैक्रोमाइसीज या ईस्ट। बाकी में तंतुवत होती है। तंतुवत क्या होता है आगे समझ में आ जाएगा। लिखिए, तंतुवत का मतलब होता है धागे के समान। लिखिए, यहाँ पर लिखिए ईस्ट को छोड़कर, या यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सैक्रोमाइसीज, ताकि थोड़ा आपका पूरा बन जाए। सैक्रोमाइसीज को छोड़कर बाकी कवकों में कवक का थैलस लंबे धागे या तंतु जैसी संरचना से निर्मित होती है, जिन्हें हाइपी कहा जाता है। हाइफी, HYPHAE, हाइफी कहा जाता है। देखिए, मैंने बताया ना कि तंतु धागे के समान संरचना होती है। जैसे अगर मैंने दिखाया, ये मान लीजिए अगर मशरूम है,
तो ये मशरूम तो पूरा बना हुआ है, लेकिन इसकी संरचना आप देखेंगे जब सूक्ष्म रूप से करेंगे तो ये पूरी धागे जैसी संरचनाओं से निर्मित है। इसमें महीन 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 धागे होंगे, इसमें समझ रहे हैं ना, महीन 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 ऐसे धागे होंगे, पतले पतले धागे होंगे। ये जो पतले पतले धागे हैं ना पूरे तंतु, इसी को बोलते हैं फिलामेंट तंतु। तो इसी धागे को बोला जाता है हाइफी। ये हाइफी एक एक जो सिंगल धागा उसे बोलते हैं हाइफी। लेकिन हाइफी का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उस समूह को बोलते हैं माइसीलियम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है कवकों का माइसीलियम और हाइफी। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके। हाइफी कहा जाता है, हाइफी कहा जाता है कई हाइफी, यहीं पे लिखिए, कई हाइफी आपस में मिलकर एक जाल बनाते हैं। ये देखिए पूरा जाल बन गया है, एक जाल बनाते हैं जिसे माइसीलियम कहा जाता है, जिसे माइसीलियम कहा जाता है। अर्थात हाइफी का समूह, प्रश्न यही पूछा गया था कि ग्रुप्स ऑफ हाइफी को क्या बोलते हैं, यानी हाइफी के समूह को क्या बोला जाता है, माइसीलियम। अर्थात हाइफी के समूह को माइसीलियम कहा जाता है, माइसीलियम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ा सा हम लोग हाइफी पे डिस्कशन करें तो अब समझ में आ गया कि कवकों का जो थैलस होता है कैसा होता है, हाइफी का बना होता है। और हाइफी के ग्रुप्स क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोला जाता है। कहते हैं कि हाइफी सामान्यतः रंगहीन होते हैं, लेकिन कई बार खाद्य पदार्थों की वजह से इसमें रंग भी आ जाता है, कलरफुल भी हो जाते हैं। ये तो लिख लीजिए, कवकों का तंतु प्रायः रंगहीन होता है। कवकों का तंतु प्रायः रंगहीन होते हैं, परंतु कभी कभी खाद्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है, रंगीन दिखाई पड़ते हैं। ये तो हो गया। अच्छा, कवक तंतु के बारे में थोड़ा सा डाल देते हैं कि इनका बनावट के साथ। कवक तंतु सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों होते हैं, पट युक्त और पट से रहित। पट का मतलब एक विभाजन जो पाया जाए कवक तंतु में। जैसे मान लीजिए कि कोई कवक तंतु है, सपोज करिए कि ये मान लीजिए एक कवक है, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ये मान लीजिए एक कवक है, तो इसमें दो चीज़ें, या तो सेप्टेट हो, सेप्टेट जो होगा तो विभाजन होगा, जैसे जगह जगह पर ये पाया जाएगा, सेप्टेट होगा ऐसे, इसे बोलते हैं सेप्टेट। सेप्टेट कवकों का जो पूरा ये है, क्या नाम है कि कवक तंतु जो तंतु होता है। एक होता है एसेप्टेट। एसेप्टेट सीधा सा मतलब बस ऐसे रहे, इसमें कोई सेप्टेट नहीं होगा, इसमें कोई भी वो नहीं होगा। तो इस प्रकार समझिए कवक तंतु कैसा हो गया, सेप्टेट भी होता है और असेप्टेट भी होता है। क्लियर है ना, ये ध्यान रखिएगा, सेप्टेट और असेप्टेट दो प्रकार के कवक तंतु होते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें अभी हम लोग जानने वाले हैं। प्रश्न यहाँ से पूछता है, इस वजह से ये जानना जरूरी है, सेप्टेट और असेप्टेट क्या होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम असेप्टेट की बात करते हैं तो इसमें केंद्रक एक से अधिक होता है, ये केंद्रक के बीच में एक से अधिक केंद्रक होता है। लेकिन जब हम लोग सेप्टेट की बात करते हैं तो इसमें केंद्रक एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, दो से अधिक जब केंद्रक होते हैं तो उसे बोलते हैं बहुकेंद्रक। इसके अलावा एक और दो होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, लिखिए, कवकों में कवक तंतु, कवकों में कवक तंतु दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला असेप्टेट, असेप्टेट और दूसरा सेप्टेट। असेप्टेट होता है पट्ट रहित, इसे बोलते हैं पट्ट रहित, हिंदी में इसे बोलते हैं पट्ट युक्त। मैंने बताया कि इसमें बीच में बस डिवाइडेशन को ध्यान रखिए। वो हालांकि अलग अलग डिजाइन, जो सेप्टेट, ये जो ये सेप्टेट है, पट है, वो कई तरीके का होता है। बीच में जैसे दो सेप्टेट हैं तो सेप्टेट के बीच में भी जगह होता है, अलग अलग डिजाइन होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उतना हम लोगों को नहीं जानना है, उतना डीप पूछेगा भी नहीं।
वो नेट वगैरह के लिए हो सकता है पूछे, लेकिन उतना डीप लो, बस इतना ध्यान रखना है कि ये कवक तंतु होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सेप्टेड भी होते हैं और असेप्टेड भी होते हैं, या असेप्टेड को हम लोग नॉन सेप्टेड भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। असेप्टेड को हम लोग नॉन सेप्टेड भी बोलते हैं, पट्ट रहित नॉन सेप्टेड, नॉन सेप्टेड भी बोलते हैं। अब देखिए पहले हम लोग नॉन सेप्टेड के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जो असेप्टेड होता है, असेप्टेड जो कवक तंतु होता है उसमें केंद्रक हमेशा बहुकेंद्रकी होता है, दो से अधिक होगा। तो लिखिए असेप्टेड तंतु में, सेप्टेड असेप्टेड तंतु में, असेप्टेड या नॉन सेप्टेड तंतु में केंद्रक हमेशा दो से अधिक होता है, दो से अधिक होता है, ब्रैकेट में लिखिए बहुकेंद्रक, बहुकेंद्रकी से बोलते हैं, बहुकेंद्रकी होता है। केंद्र क्या होता है, हमेशा बहुकेंद्रकी होता है। और ऐसी संरचना या ऐसी कोशिका या ऐसा तंतु जिसमें केंद्रक हमेशा दो से अधिक हो उसे बोलते हैं सिनोसाइटिक। तो लिखिए ऐसी कोशिका या संरचना, ऐसी कोशिका या संरचना, अब क्या है, ये जो तंतु है हाइफी है, एक सेल्स है, सेल ही है, तो ऐसी कोशिका या संरचना जिसमें केंद्रक दो से अधिक हो, दो से अधिक हो, उसे सिनोसिटिक या साइटिक, सिनोसिटिक स्पेलिंग हो जाएगा सिनोसिटिक का COENOCYTIC, ध्यान रखिए। अब इसे CYTIC को साइटिक पढ़िए या सिटिक पढ़िए, मैंने बताया कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत होती है हिंदी इंग्लिश में, तो इसे सिनोसिटिक पढ़ सकते हैं या सिनोसाइटिक पढ़ सकते हैं, इसमें मैं इंग्लिश भी लिख दिया हूँ। उसे क्या सिनोसिटिक कहा जाता है या सिनोसाइटिक कहा जाता है, सिनोसिटिक या सिनोसाइटिक कहा जाता है, ध्यान रखिए। जब कवकों की बात करते हैं तो कवकों का, जैसे हम लोग शैवालों में वर्ग हम लोगों ने पढ़ा था, जेंथोफाइसी, सिनोफाइसी, अलग अलग वर्ग था ना कैवालों में, 4-5 वर्ग हम लोगों ने, 6 वर्गों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी, जेंथोफाइसी, ऐसे करके। तो ऐसे ही कवकों को भी हम लोग 4 वर्गों में बांट करके अध्ययन करेंगे, चारों वर्ग के बारे में मैं बताऊंगा आगे चलकर। तो शैवालों का, कवकों का भी एक वर्ग है जिसे निम्न वर्ग बोला जाता है। तो कवकों का वर्ग फाइकोमाइसिटीज, लिखिएगा कवकों का वर्ग फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, इसे निम्न वर्ग का वर्ग बोला जाता है फाइकोमाइसिटीज को। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा निम्न वर्ग के कवक, निम्न वर्ग के कवक फाइकोमाइसिटीज। तो कवकों का वर्ग फाइकोमाइसिटीज निम्न वर्ग के कवक में इस प्रकार जो है कि इस प्रकार का, जैसे बहुकेंद्रकी तंतु पाया जाता है, इस प्रकार का तंतु पाया जाता है, यानी इस प्रकार का तंतु मतलब सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक प्रकार का, जिसमें एक से अधिक केंद्रक हो, एक से अधिक केंद्रक हो। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए उदाहरण जैसे म्यूकर, राइजोपस, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राइजोपस और एल्ब्यूगो, ये ऐसे कवक हैं जिनका तंतु असेप्टेड है और जिसमें केंद्रक 2 से अधिक पाए जाते हैं, यानी ये सिनोसाइटिक केंद्रक वाले हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो असेप्टेड तंतु क्या हो गया, ऐसा तंतु जिसमें पट्ट न हो, असेप्टेड होता है लेकिन उसमें केंद्रक 2 से अधिक होते हैं, बहुकेंद्रकी होता है। और ऐसा कोई भी कोशिका या ऐसी कोई भी संरचना जिसमें केंद्रक 2 से अधिक हो, बहुकेंद्रकी को हो, उसे बोलते हैं सिनोसाइटिक या सिनोसिटिक बोला जाता है। और ये चीज़ें हमें कवकों का निम्न वर्ग है जिसे फाइकोमाइसिटीज बोलते हैं, जो निम्न वर्ग के कवक आते हैं, उसमें हमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। किस प्रकार की, सिनोसाइटिक देखने को मिलती है। और इसके अलावा असेप्टेड तंतु हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाए, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग जाते हैं, इसी से जुड़ा हुआ, ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसी से जुड़ा हुआ शैवालों का एक वर्ग है जेंथोफाइसी वर्ग। याद है आप लोगों ने, पीला जो है कि हरा शैवाल जो मैंने डिस्कशन किया था, जेंथोफाइसी वर्ग का शैवाल। तो जेंथोफाइसी वर्ग का एक शैवाल है वाउचेरिया। वाउचेरिया के बारे में मैंने डिस्कशन किया था खूब अच्छे से, इसको बाद में शैवालों का एक अलग वर्ग बनाया गया।
नहीं तो उसे जो है कि कुछ और ही समझा जाता था बाउचेरिया को। तो बाउचेरिया में भी उसकी कोशिका में भी बहुकेंद्रक यानी सिनोसाइटिक प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसकी संरचना भी कैसी है? सिनोसाइटिक प्रकार की। इसी वजह से बाउचेरिया को शैवाली कवक कहा जाता है। एल्गल फंजाई उसे बोलते हैं, किसे? बाउचेरिया को। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि एल्गल फंजाई किसे बोलते हैं? बाउचेरिया को। किस वर्ग का है? जेंथोफाइसी वर्ग का है। तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से इसी से कोरिलेट करा पाए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लिखिए, ब्रैकेट में लिखिएगा इसे, शैवालों का वर्ग, शैवालों का वर्ग जेंथोफाइसी, जेंथोफाइसी किसे बोलते हैं? पीले भूरे शैवाल को। आप नोट्स पलट करके देखिए, सॉरी पीला हरा शैवाल, पीला हरा शैवाल। जेंथोफाइसी, शैवालों का वर्ग जेंथोफाइसी का सदस्य क्या है? बाउचेरिया। बाउचेरिया का थैलस भी क्या होता है? सिनोसाइटिक होता है। सिनोसाइटिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिनोसाइटिक मतलब समझ गए? जिस ऐसे थैलस या ऐसी संरचना जिसमें केंद्रक 2 से अधिक हो, सिनोसाइटिक होता है। इसीलिए बाउचेरिया को शैवाली कवक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, शैवाली कवक। इसे बोलते हैं एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है। एल्गल फंजाई किसे बोलते हैं? बाउचेरिया को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके थैलस भी कैसा है? सिनोसाइटिक है। जैसे कि कवकों का थैलस है सिनोसाइटिक, ठीक वैसा ही, इसीलिए उसे बोलते हैं एल्गल फंजाई हम लोग बोल देते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गए। अब आगे हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और सेप्टेट हो गया, सेप्टेट देखेंगे, उसके बाद उसका न्यूट्रिशन देखा जाएगा। ऐसे क्रम से बढ़ेंगे। मैंने बताया कि कम से कम 4 लेक्चर मान के चलिए कि 4 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा। धीरे धीरे चलिए, थोड़ा समझते हुए चलिए। लास्ट में चूँकि हम लोगों को 4 वर्ग है, बेसिकली 4 वर्गों पे हम लोग को डिस्कशन करना है। वहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक पॉइंट से प्रश्न पूछा गया है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके लक्षण, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया। अभी और भी कई सारे लक्षण, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और भी लक्षण निकल करके आएंगे। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ऐसे जीव जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ऐसा पादप जीव नहीं, पादप प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वो क्या हो जाता है? पैरासाइट, दूसरे पे हो जाता है, परपोषी हो जाता है। उसका पोषण दूसरे से लेता है, हेटेरोट्रॉफिक जिसे बोलते हैं हम लोग। और हेटेरोट्रॉफिक में पैरासाइट भी होता है, परजीवी भी होता है जो दूसरे से ले, मृतोपजीवी भी होता है जो मरे हुए जीवों से ले। ये सहजीवन भी इसमें देखें, सिम्बायोटिक भी पाया जाता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवक, खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, और रोग वगैरह जो खूब ढेर सारा पूछता है कवक से। ये रोग किससे होता है? कवक से होता है। ये रोग किससे होता है? कवक से। जैसे गंजापन वगैरह भी रोग है, कवक से ही होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग बताइएगा लेक्चर कैसा लग रहा है, थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग, दोस्तों से बोलिए जुड़े क्लासेस में। जैसे जैसे जुड़ेंगे थोड़ा सा बेहतर ये हो, मेरे लिए अच्छा होता है कि मैं थोड़ा और मोटिवेट होता हूँ आप लोगों के इस क्रिया से, और मन करता है कि खूब जम कर खूब अच्छे से पढ़ाया जाए। तो चलिए फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं, और जल्दी आप लोगों के लिए कुछ और भी नया मैं लेकर के आ रहा हूँ जल्दी, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेंटोर क्लासेस के तौर पे कि आप लोगों को कैसे कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा और आप लोगों को पूरा बताऊँगा। ये इस स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से तैयारी करिए, अपना मज़ा आएगा। थोड़ा सा ठंडी कम हो जाए, ठंड होने की वजह से क्लासेस भी थोड़ा ब्रेक हो जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक